ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमारी कंडीशन है ये, दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, एक क्यू है और एक और क्यू है। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो dy2 है और हमें किसी पॉइंट P पर निकालना है। ये एक्सिस का नाम z है और इस एक्सिस का नाम x है। ठीक अगर एक को मैं q1 मान लूँ, एक को q2 मान लूँ, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, इस चार्ज की वजह से जो बनेगी वो E1 होगी और इस चार्ज की वजह से जो बनेगी वो E2 होगी। चलो ठीक है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हम बोल देते हैं कि z है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, z है, मिड पॉइंट से, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो z है। अब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये एंगल वर्टिकल से ये थीटा हो। ठीक, तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो क्या होगा, वो भी सेम एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला भी एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये dy2 डिस्टेंस है और ये z डिस्टेंस है। ठीक, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, इसको हम अगर r बोल दें, ये डिस्टेंस r और ये r, तो ये वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस की डिस्टेंस। पाइथागोरस थे, पाइथागोरस से ये हो जाएगी z² प्लस d/2 का स्क्वायर। ठीक, तो इससे हम cos थीटा की वैल्यू भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा, फिर cos थीटा z डिवाइडेड बाई r, यानी z² प्लस dy2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब बात करते हैं कोलम्ब लॉ से। ठीक, ठीक, फ्रॉम कोलम्ब लॉ, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई कोलम्ब लॉ क्या होती है, 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर और डिस्टेंस यूनिट वेक्टर अलोंग दी r। ठीक है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाली इस डायरेक्शन में है। अगर दोनों का हम कंपोनेंट निकालें, जैसे ये है E1, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा यानी ये वाला, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और इधर वाला अच्छा एंगल हमारा ये थीटा इधर है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ठीक, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, ऐसे ये थीटा एंगल है, तो इधर आ जाएगा E1 साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही E2 की बात करें तो E2 का E2 साइन थीटा क्या हो जाएगा इधर, और E2 का जो कॉस थीटा होगा वो इधर हो जाएगा। ठीक, तो वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल नहीं सॉरी, यहाँ हॉरिजेंटल है, हॉरिजॉन्टली E1 साइन थीटा
और इधर वाला जो वेक्टर सम, अगर हम इसका वेक्टर की बात करूं, एंड E2 साइन थीटा, ये क्या हो गया, 0 हो गया। और वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। E1 प्लस E2 जो है हमारा आ जाएगा 2 E1 या E, जो भी कहना चाहें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कॉस थीटा अलोंग दी जेड कैप डायरेक्शन। ठीक, तो इसको चलो हम नाम दे देते हैं ई जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू बाई आर स्क्वायर भी चलो ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा क्या है, Z/R कॉस थीटा, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी, इसको हम और क्या लिख पाएंगे, अब ये हो जाएगा Q इंटू, ठीक है, 2Q इंटू जेड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर था, Z/R हमारा कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू Z/R डालेंगे तो Z/R³ हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें थोड़ा डायपोल की तरह दिख रहा है ना, डायपोल मोमेंट टाइप में ऐसा कुछ, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम वाकई में लिखना चाहें तो वो कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Z² प्लस D/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और ये किसके नीचे है, 2QZ, ठीक। किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। ये हो गया। अब दो केस ले लेते हैं, ठीक है। केस इफ जेड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो D/2 का स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन, मतलब लेस देन जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो इससे EZ का जो अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा, EZ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² और जेड कैप, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर होने पे ये आ जाएगा। और एक चीज़, दोनों चार्ज अगर एक ही जगह रखे होते, केस इफ जेड मीनिंग जो डी है, डी अगर 0 होता, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो भी क्या आ जाती, 2Q जेड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जी की वैल्यू 0 हो जाती। तो फिर से यहाँ पर भी क्या हो जाता हमारा, Z²। अब हमको क्या कहा गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance z above the midpoint equal and opposite same as the example 1 2.1 जो भी हमने पहले किया था। बट इस केस में क्या है, चार्ज एट x इज इक्वल टू D/2 इज -Q। तो ये वाला चार्ज जो है अब -Q हो गया है। ये वाला चार्ज अगर -Q हो गया है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी -Q वाले की, यानी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी,
ठीक है। तो अब इनका जो साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये है थीटा, ठीक, ये है एंगल थीटा। तो अब क्या होगा, जो इनका जो साइन कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, इधर आएगा दोनों का। और दोनों का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो ये और ये होगा। ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स E कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक। तो अब अगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही। और अब हमारा कॉस थीटा क्या था, Z/R था। और तो फिर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा ये D/2 डिवाइडेड बाई R। ठीक। तो ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स कैप। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी EX, ये आ जाएगी 2 टाइम्स E साइन थीटा एक्स कैप। इसको अब हम बोलेंगे Q/4πε0R² इंटू 2 इंटू D/2 डिवाइडेड बाई R², जो कि क्या हो जाएगा 2QD/4πε0R³, ये हो जाएगा। ठीक है। और जेड की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 1/4πε0 Z² प्लस D/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर आ जाएगा D/2। अब और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स कैप। और इस केस में हम डायपोल मोमेंट अगर डिफाइन करना चाहें, डायपोल मोमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, P इज इक्वल टू Q आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू डायरेक्शन। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया एक्स कैप की डायरेक्शन में। और अगर Z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, तो Z बहुत 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 बड़ा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारी आ जाएगी डाइपोल की वजह से, डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाई Z का क्यूब, क्योंकि इस केस में D को हम अप्रोक्सीमेट करके 0 कर चुके हैं। ठीक। और 1/4 पाई तो रहेगा ही, 1/4πε0, ये हो गया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस Z अबव द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट 2L। ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये लाइन चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। एक चार्ज रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन में से, लाइन चार्ज, और इसका जो लेंथ L है, ठीक है, मतलब 2L है, L है दोनों साइड। और अब अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की जो इधर से इधर है, ठीक, वो हो जाएगी R वेक्टर, और इधर वाले को R' बोल देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन P एंड ये मिड पॉइंट ऑफ जो लाइन एलिमेंट हमें जूम करेंगे अभी, ये लाइन एलिमेंट और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो इसको R जो हो जाएगा हमारा वेक्टर R माइनस R', ये हो जाएगा, जो कि Z इंटू जेड कैप माइनस X इंटू एक्स कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर। ठीक है। अभी इसके बीच में डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस पता है, और इस चार्ज को हम जो है कुछ मान लेंगे। ठीक है। तो इसको अगर हम DL मान लें, DL,
और x डिस्टेंस पे हम कोई जो dl होगा उसको हम dx मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, यानी ये x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे जो है रखा हुआ है एक लाइन चार्ज एलिमेंट, ठीक है। तो जो चार्ज हो जाएगा इससे हमको क्या मिल जाएगा, एक चार्ज को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा डी एक्स। ठीक, अब हमें चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, तो अब हम सीधे सीधे कोलम्ब लॉ लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोलम्ब लॉ अगर लगा के हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एज अ फंक्शन ऑफ आर रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये आर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, जितनी इधर आएगी उतनी इधर से भी आएगी, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कुछ कंपोनेंट बचेगा, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर और आर कैप। तो हमने आर पहले ही ये डिफाइन कर ही रखा है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -l से लेके l तक, और z इंटू जेड कैप माइनस एक्स इंटू एक्स कैप डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और dx, ठीक। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, l से l तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जगह बचाता हूँ उसको इधर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जेड कैप डी एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल, एक मिनट, ये हमने आर कैप जो लिखा है यहाँ पे, ये इस तरह से नहीं होगा। ये क्या होगा कि अगर हम इसे वेक्टर आर बाई आर स्क्वायर लिखना चाहें तब यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी तो शो करना है। तो यहाँ आ जाएगा इन सब चीज़ों की जो पावर है वो बन जाती है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ तब आ जाएगा आर कैप, ठीक है। क्योंकि ये जो आर वेक्टर हमने लिखा है, ये आर वेक्टर अपॉन, तो यानी यूनिट वेक्टर में अलग करना था, इसलिए यहाँ 3/2 टर्म आ रहा है। तो जेड कैप बाई ये क्या हो जाएगा, 3/2 डी एक्स प्लस -l से l -l से l एक्स कैप डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वाला पार्ट तो सॉरी, ये वाला पार्ट जो है ऑड फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा -l से l इंटीग्रेशन में, ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं।
ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड अपॉन वो जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब पूरा इंटीग्रेट होके ये हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन जेड स्क्वायर अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एल से एल। माइनस एल से एल तक। ठीक, तो पुट करते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एल एल माइनस माइनस एल। ठीक, तो इधर 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स लैम्डा जेड कैप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल रिजल्ट हमारा ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा एल अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ होगा जेड कैप। ठीक, अब यही चीज़ बोला है कि अगर हम इसको, हाँ, अगर एल को 0 डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाई वही डाइपोल वाला फॉर्मेट। ठीक है, लैम्डा बाई जेड स्क्वायर मिल जाएगा अगर एल इक्वल टू 0 डाल देंगे, और अगर एल को इन्फिनिटी डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल को अगर इन्फिनिटी डालेंगे और लिमिट सॉल्व करेंगे तो ये वाला एल को इन्फिनिटी डालना है, एल को नीचे भेजेंगे। ठीक है, तो एल अंदर में जाके यहाँ जेड स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, जेड स्क्वायर से, और ये इधर एल स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट अगर एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ जाएगी 2 लैम्डा, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड, और ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो जेड कैप की होगी। ठीक है, तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं।